नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे अमेरिका व तृतीय विश्व। तो ये अमेरिका व तृतीय विश्व की क्लास का सेकंड पार्ट है। पिछले वाली क्लास में भी अपन ने अमेरिका व तृतीय विश्व के देशों के प्रति अमेरिका की क्या नीति रही, तृतीय विश्व के देशों की क्या विशेषता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा करी। आज भी अपन जो इसका बाकी का पार्ट है अमेरिका व तृतीय विश्व, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये बात यहाँ नोट की है कि तीसरे विश्व के देशों में इस प्रकार की विविधता पाई जाती है। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की विभिन्न मांगे कौन सी हैं, और अमेरिका व तृतीय विश्व यानी अमेरिका के तीसरे विश्व के देशों के प्रति क्या नीति यहाँ रही है। तो अपन इन टॉपिकों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि तीसरे देशों की कौन कौन सी विविधता है। इसकी मैंने कल वाली क्लास में जो आपने पिछले वाली क्लास उसमें चर्चा की थी। और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की विभिन्न मांगे क्या हैं, और तीसरे विश्व के जो देश हैं यानी कि विकासशील देश हैं या अल्पविकसित कंट्रीज हैं, तो उन देशों के प्रति अमेरिका की कैसी नीति रही है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ये बिंदु लेते हैं कि तीसरे विश्व के देशों की विविधताएं कौन कौन सी हैं। तो ये पिछले वाली क्लास में भी अपन ने चर्चा की थी, लेकिन फिर मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि जो तीसरे विश्व के देशों की विविधता है वो एक तो संसाधनों को लेकर है, जो उसका क्षेत्रफल उस देश का भूभाग है उसको लेकर है, जातीय दृष्टि से है, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, और संस्कृति से संबंधित है, आर्थिक व्यवस्था और शासन संबंधी विविधता। तो ये जो बिंदु मैंने बताए इन चीजों को लेकर इन देशों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती है। तो ये बात जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 5 नंबर का सवाल में आपसे पूछी जा सकती है कि तृतीय विश्व में के देशों में किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं या किस प्रकार की भिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। तो जो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, और आपको जो है परीक्षा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो विविधता के बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, भूभाग के क्षेत्र की दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र से, उसकी जो संस्कृति है उसकी दृष्टि से विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरी बात अपन करते हैं कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की विभिन्न मांगे क्या है, यानी कि जो तीसरे विश्व के जो देश हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं, आज के समय की मांगे कौन कौन सी हैं, तो इनके संबंध में भी अपन यहाँ बात करेंगे। तो एक तो क्या है कि जो उपनिवेशवाद का जो शिकार रहे हैं राष्ट्र, वो ये चाहते हैं कि हमें बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ है उसमें 1973-74 में, तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उसमें रखी गई है। उत्तर दक्षिण संवाद और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण, तो ये जो है 4 बिंदु मैंने बोले हैं। तो ये जो है जो नई वर्तमान समय के संदर्भ में अपन बात करें तो ये जो नए राष्ट्र को इस तरह की मांगे रखते हैं, यानी कि तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वो ये मांगे रखते हैं। तो मैं यहाँ नोट्स बोर्ड पे को नोट करता हूँ। तो यहाँ अपन बात करते हैं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की विभिन्न मांगे जो है वो कौन कौन सी हैं, वो मैंने यहाँ नोट की है कि नव निवेशवाद का विरोध करने के बाद, दूसरी बात करते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग वो चाहते हैं तीसरी दुनिया के राष्ट्र। उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसकी उस पर वो बल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण, तो आपसे ये सवाल अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको ये 4 बिंदु आपको उसमें नोट करने हैं, यानी कि तृतीय विश्व के देशों की विभिन्न मांगे कौन कौन सी रही हैं। तो ये आपको उसमें लिखना है, नव निवेशवाद का विरोध, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, उत्तर दक्षिण संवाद और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण। यानी कि नव निवेशवाद का विरोध, यानी कि किसी देश का किसी के ऊपर दबाव ना रहे, किसी भी प्रकार की जो नीति है उनकी वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र है वो नव निवेशवाद का विरोध करते हैं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण का वो विरोध करते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, यानी कि जो माल, कच्चे माल या उनका जो तैयार हुआ माल है उनकी कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो शोषण पर आधारित है तथा तीसरी दुनिया के राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम
कम किया जाए, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र है उन पर जो ऋण का जो भार है उसको कम किया जाना चाहिए, तथा कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं हो, तथा प्रतिकूल व्यापार शर्तों को हटाया जाए। तो जो व्यापार की जो शर्तें हैं, कठोर जो शर्तें हैं उनको नॉर्मल सामान्य किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग विकासशील देशों द्वारा समय समय पर उठाई जाती रही है। तीसरी बात करते हैं उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि एक तरफ विकसित राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ विकासशील राष्ट्र हैं। तो विकसित राष्ट्रों द्वारा जो विकासशील राष्ट्रों के प्रति जो है सहानुभूति नीति अपनाई जानी चाहिए। तो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद जारी रखा जाए, ताकि विकसित देश विकासशील देशों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सके, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वो जो विकासशील राष्ट्रों की जो मदद है जो कर सके। अपन बात करते हैं आगे लोगों की संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण, यानी कि विकासशील देश या अल्पविकसित राष्ट्र ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें उनको भी स्थायित्व दिया जा सके। तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन चाहते हैं, ताकि एशिया अफ्रीका के देशों का उसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सके। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी वो पुनर्गठन चाहते हैं। तो ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं वो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की विभिन्न मांगे, नवनिवेशवाद का रूप, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, उत्तर दक्षिण संवाद और संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण, ये चारों बिंदु उसमें आपको लिखने हैं। अब तीसरे विश्व के देशों की एक समस्या ये है कि ऋणग्रस्तता एक उनकी बहुत ही विकट समस्या है, यानी कि विकसित देशों द्वारा उनको बहुत अधिक रेट में ऋण दिया जाता है, जिससे वो देश उस ऋण को चुका नहीं पाते या बहुत कठोर भार उन पर लगा रहता है। इसके बदले दूसरी चीजों का जो विकसित देश है विकासशील देशों से दूसरी चीजों का आयात करते हैं और उन देशों का लगातार शोषण होता रहता है। विश्व विकास आंदोलन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान प्रतिवर्ष विकासशील तीसरे विश्व के देशों को जितना ऋण देते हैं उसमें कहीं अधिक वे ब्याज और भुगतान के रूप में वसूलते हैं, यानी कि बहुत अधिक रेट पर उनसे ब्याज वसूला जाता है उनसे विकासशील राष्ट्रों से। रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने वर्ष 1992 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुल $3 अरब का ऋण दिया, परंतु ऋण के ब्याज और भुगतान के उपरांत इन देशों को मात्र $88 करोड़ 50 लाख की प्राप्त हो सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विकास बैंक है, इनके द्वारा जो विकासशील या अल्पविकसित राष्ट्रों को जो ब्याज दिया जाता है, जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो अत्यधिक ब्याज पर दी जाती है, और अगर वो दी जाती है तो पूरी राशि उनको मिल नहीं पाती। तो जो ये ऋणग्रस्तता की एक समस्या विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है। एक तीसरी अगले बिंदु की बात करते हैं कि तीसरे विश्व में जो हथियारों की दौड़ है वो बहुत ज्यादा है। विकासशील राष्ट्रों में हथियारों की बहुत ज्यादा है कि एक तरफ जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को अपने हथियार बेचने की मंडी, जिसको कहते हैं मंडी, उनको बना रखा है, यानी कि विकसित करके विकासशील देशों को अपने हथियार बेचते हैं और उसके बदले अत्यधिक मात्रा में उनसे पैसा वसूला जाता है। तो ये भी एक तरह के विश्व के देशों की समस्या अपन कह सकते हैं। तो अब इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता कि हथियारों का विनिर्माण विश्व का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। यानी वर्तमान समय के अपन देखें प्रासंगिकता, तो हथियारों का जो आयात निर्यात इस समय बहुत ही प्रबल या बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में ये फैल चुकी है। ये बात की आने वाले समय में जिस देश के पास जितने ज्यादा हथियार होंगे वो उतना ही विकसित और संपन्न देश माना जाएगा। परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि विकसित देशों ने तीसरी दुनिया के देशों को अपने हथियारों को बेचने की सबसे बड़ी मंडी बना लिया है या बना दिया। 1965 से 1982 के दौरान सेनाओं पर खर्च के बारे में अमेरिकी शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण संस्थान की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में औद्योगिक राष्ट्रों का रक्षा खर्च 2.4% की दर से बढ़ा है, जबकि तीसरी दुनिया के देशों का रक्षा व्यय इसी अवधि में 5% की दर से बढ़ा है। इस 10 साल की अवधि में हथियारों का आयात विकसित देशों में 11% की दर से बढ़ा है, जबकि तीसरी दुनिया के हथियारों का आयात 77% बढ़ा
बढ़ा है, यानी कि जो अल्पविकसित या विकासशील राष्ट्र विकसित देशों से बहुत अधिक मात्रा में हथियार खरीद रहे हैं, और रक्षा जो व्यय है उनका विकसित कंट्रीज के बजाय बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी कि उनका जो रक्षा बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो तृतीय विश्व के देशों की ये भी समस्या का मूल है। अब अपन बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या नीति रही है। ठीक है, तो उनको आर्थिक सहायता की नीति है, साम्यवाद परिरोधन की नीति है, सैनिक गठबंधनों की नीति है, सैनिक गति प्राप्त करने की नीति है, उनकी किसी चीज पर कब्जा करने की नीति रही है। तो मैं यहाँ इन चीजों को भी बोर्ड पे नोटिस करता हूँ, तब आप इन चीजों को नोट कीजिए। तो साथियों, यहाँ अपन देखते हैं कि अमेरिका का तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा। तो आपको जो परीक्षा में सवाल है इस प्रकार से पूछा जाता है, अमेरिका का तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या दृष्टिकोण की नीति शब्द भी आपको यहाँ दिया जा सकता है कि अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या नीति रही, या आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अमेरिका तृतीय विश्व के देशों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी कही है कि परीक्षा में जो प्रश्न है वो आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की जो भाषा है वो आपको समझनी है। तो उत्तर सही रहेगा, लेकिन भाषा को आपको समझना है किस प्रकार से वो क्वेश्चन में जो बात पूछ रहा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ मैंने नोट किया कि अमेरिका का तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, वो मैंने बिल्कुल लिखे हैं। यहाँ साम्यवाद परिवर्तन की नीति पहला बिंदु लिखा है, दूसरा है आर्थिक सहायता की नीति, नंबर 3 है सैनिक गठबंधनों की नीति, नंबर 4 है सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, नंबर 5 है दबाव की नीति, शस्त्र निर्यात, परमाणु अभिसार संधि, उस तकनीकी हस्तांतरण को रोकना, हस्तक्षेप की नीति और आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति। यानी कि इन बिंदुओं के द्वारा जो मैंने लिखे हैं, इस प्रकार की नीतियों के द्वारा जो अमेरिका है वो तृतीय विश्व के देशों को प्रभावित करता है, या उसका इस प्रकार का दृष्टिकोण है। जो देश विकासशील है या अल्पविकसित देश हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साम्यवाद परिरोधन की नीति, यानी कि जो विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका व उसके सहयोगी राष्ट्र थे। तो सोवियत संघ जो है साम्यवाद का प्रसार करना चाह रहा था, और जो अमेरिका है वो उसको रोकना चाह रहा था। साम्यवाद तो समझो, अमेरिका जो है साम्यवाद को रोकने के लिए प्रयासरत था। तो जो अमेरिका ने जो है तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति उसने अपनाई, और साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभावी प्रसार को रोकना चाहती थी तथा अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण उन्मूलन भी चाहती थी। रियो संधि, अमेरिकी राज्यों का संगठन, ट्रूमैन सिद्धांत, सीटो संधि, आइजनहावर सिद्धांत के निर्माण का मूल है तृतीय विश्व के देशों को साम्यवादी चुनौल से बचाना ही था। यानी कि जो अमेरिका के द्वारा रियो संधि की गई, अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी कि जिसको OAS कहा गया, और ट्रूमैन सिद्धांत है, सीटो संधि है, आइजनहावर सिद्धांत जिसका निर्माण 1957 में किया गया। तो ये जो संगठन या गठबंधन किए गए वो साम्यवाद को रोकने के लिए ही किए गए। दूसरे बिंदु के ऊपर बात करते हैं आर्थिक सहायता की नीति, यानी कि आर्थिक सहायता की नीति की बात करें, ट्रूमैन सिद्धांत जो है, मार्शल योजना है, वो आर्थिक सहायता के पैकेज थे कि इन देशों को आर्थिक सहायता दी जाए जिस प्रकार ये सोवियत संघ के प्रभाव में न आ सके और साम्यवाद का प्रसार न हो सके। तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के तहत $40 करोड़ की सहायता दी गई, यानी कि जो यूनान और तुर्की था उसको ट्रूमैन सिद्धांत के तहत $40 करोड़ की सहायता दी गई। ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही $2,60,00,000 की आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा दी गई। और रीगन प्रशासन के अंतर्गत, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, रीगन प्रशासन के अंतर्गत दुनिया के वे देशी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी हितों के लिए काम किया, चाहे उनके देश में सैनिक तंत्र, तानाशाही और अधिनायक तंत्र ही विद्यमान रहा हो। यानी कि सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका ने जो अपना आर्थिक सहायता की नीति अपनाई अपने सहयोग के लिए, वो
तीसरी अपन बात करते हैं सैनिक गठबंधनों की नीति, यानी कि विभिन्न प्रकार के सैनिक गठबंधन अमेरिका के द्वारा अपनाए गए, जिनमें दो गुटों में जो है दुनिया विभाजित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। यानी कि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जो है साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। इन्हीं दिनों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। अमेरिका ने सैनिक गठबंधनों की नीति का सूत्रपात करके इसलिए दुनिया के इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास किया। सीटो संधि द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को, रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अमेरिकी गुट में शामिल करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो है नाटो, सीटो, सेंटो के द्वारा जो है सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया गया। नंबर 4 की अपन बात करते हैं सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, यानी कि ये जो देश थे उनकी भूमि को प्राप्त करने को वहां पर अपने सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति अमेरिका के द्वारा अपनाई गई, जिनमें इनके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मिस्र के एटोजन का सैनिक हवाई अड्डा, शर्म अल शेख का नौसैनिक अड्डा तथा रस बनास का अड्डा, सोमालिया का बरबेरा, पाकिस्तान में कराची के पश्चिम में बंदरगाह है, कीनिया में, ओमान में मसीरा हवाई अड्डा आदि। इसके अतिरिक्त बहरीन, जिबूती, सऊदी अरब में अमेरिका के पास स्थायी अड्डे हैं। अमेरिका के हिंद महासागर में डीआरओ कोर्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है हवाई अड्डा है। तो अमेरिका की ये नीति रही कि ज्यादा से ज्यादा देशों तक अपना संपर्क बढ़ाया जाए, तो वहां अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए जाएं। नंबर 5 की बात करते हैं दबाव की नीति, यानी कि अमेरिका का ये प्रयास है कि विभिन्न देशों पर दबाव बनाकर उनको अपने पक्ष में किया जा सकता है। जैसे भारत के संदर्भ में भी अपन बात करें तो भारत ने परमाणु अहिंसा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो भारत ने रूस पर दबाव डाला कि जो रूस है उससे अपना नाता तोड़ ले। जो इसरो का और रूस का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, मिशन है उसका, तो उससे वो अपनी जानकारी साझा ना करे और उससे अपना रास्ता तोड़ ले। तो ये अमेरिका के दबाव की नीति रही, यानी कि तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर उनकी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित कराने का प्रयास करता रहा। इस प्रकार जो है अमेरिका के दबाव की नीति। नंबर 6 की बात करते हैं शस्त्र निर्यात, यानी कि पहले अपन चर्चा कर चुके विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को शस्त्र निर्यात किए जाते हैं उचित दामों पर, और लगातार उनका एक तरह से शोषण होता रहता है। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों को हथियारों का निर्यात करता रहा। 1950 से 1972 तक अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों को 8,522 करोड़ डॉलर के हथियारों का निर्यात किया। अमेरिका ने इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, दक्षिणी कोरिया आदि देशों की कठपुतली तथा दलाल सरकारों को हथियारों से लैस कर विकासशील देशों को विकास कार्य छोड़कर प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार शस्त्र निर्यात की नीति रही। नंबर 7 की बात करते हैं परमाणु अपसार नीति। अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखे। वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। वह यह नहीं चाहता कि उत्तरी कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जांच के लिए खोल दे। तो इस प्रकार वह परमाणु कार्यक्रमों को भी सीमित रखना चाहता है। नंबर 8 की बात करते हैं कुछ तकनीक के हस्तांतरण को रोकना, यानी कि उनके पास जो टेक्निक है वो विकसित यानी कि विकासशील और जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनको वो प्रदान नहीं करना चाहता। विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका एमटीसीआर संधि का सहारा लेता है। भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के तहत रूस पर दबाव डाला। इससे पूर्व अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर भारी पानी देने के अपने ही समझौतों को तोड़ते हुए इन्हें भारत को देने से इनकार कर दिया था। तो यानी कि जो उसके पास टेक्निक है वो दूसरे देशों को नहीं सौंपना चाहता। नंबर 9 की बात करते हैं हस्तक्षेप की नीति, यानी कि अमेरिका जो है दूसरे देशों के कार्य में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप करता रहता है और जो उसकी मर्जी के खिलाफ शासन करता है तो वहां जो सरकार का शासन है वो तख्ता पलट करवाता है। तृतीय विश्व के देशों में हस्तक्षेप अथवा तीसरी दुनिया के कमजोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति उसने अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के उन देशों की सरकारों को अपदस्थ करना है या उनका तख्ता पलट करना है जो अमेरिका के लिए किसी दृष्टि से असहाय है।
चाहे अमेरिका पूरी सरकारी द्वारा नहीं, जो उन लोगों के द्वारा चुनी गई हो, तो सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है। नंबर 10 की बात करते हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति, यानी कि जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें भी जो अमेरिका है वो हस्तक्षेप करता रहता है। उसकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो उन नीतियां अपने देश की जो नीतियां हैं दूसरे देशों के प्रति, उन नीतियों में भी वो हमेशा परिवर्तित करता रहता है। तो ये बिंदु जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो आपको अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो ये बिंदु आपको लिखने हैं, आप अपने नोट में नोट कर लें। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, अमेरिका का तृतीय विश्व के देशों के प्रति दृष्टिकोण या तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या नीति रही है उसके ये बिंदु हैं। नंबर पहला है साम्यवाद परिरोधन की नीति, नंबर 2 है आर्थिक सहायता की नीति, नंबर 3 है सैनिक गठबंधनों की नीति, नंबर 4 है सैनिक घटे प्राप्त करने की नीति, नंबर 5 है दबाव की नीति, नंबर 6 है शस्त्र निर्यात, नंबर 7 है परमाणु अप्रसार नीति, नंबर 8 है कुछ तकनीकी हस्तांतरण को रोकना, नंबर 9 हस्तक्षेप की नीति और आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति। इस प्रकार से आपको परीक्षा में है जो सवाल पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में अपन ने यानी कि तृतीय विश्व के देशों की विशेषताएं पढ़ी, तृतीय विश्व के देशों की विविधता जो है वो पढ़ी अपन ने, और अमेरिका की जो तीसरे विश्व की जो राष्ट्र उनकी कौन कौन सी मांगे हैं ये अपन ने अध्ययन किया, और अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या क्या नीति रही, इन चीजों का अपन ने अध्ययन किया। तो जो सवाल है वो कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। तो लगातार जो मैंने चीजें बताई हैं या नोटिस बोर्ड पे लिखा है आपको, उन चीजों को आप लगातार पढ़ते रहिए। तो मैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ छोटे सवाल है उनका मैं आपको सामने रिविजन करता हूँ एक बार, कि बार्डून सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए। बार्डून सम्मेलन में 29 राष्ट्र शामिल हुए हैं, और बार्डून सम्मेलन कब हुआ, 1955। ये आप ध्यान रखें। तीसरे विश्व से क्या तात्पर्य है, तीसरे विश्व से तात्पर्य है विकासशील राष्ट्र। और तीसरे विश्व में कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं, एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के राष्ट्र। तीसरे विश्व से संबंधित समूह है पूछा जा सकता है, जो समूह है 15 आपको उसमें लिखना है। और जो है बड़े सवालों की अपन बात करते हैं, तो बड़े सवालों में तीसरे विश्व के देशों की विभिन्नता की कौन कौन सी बिंदु आपसे पूछा जा सकता है, तीसरे विश्व के देशों की कौन कौन सी विशेषताएं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या नीति रही, इस प्रकार के बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चीजों को हमेशा आप पढ़ते रहिए, बार बार उनको लिखने का बताना चाहूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें आपको अगर आप जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपसे किसी पड़ोसी देश की नीति के बारे में पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न की जो भाषा है वो समझनी है, वो उसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी एग्जाम कॉपी है उसमें आप मैप भी बना सकते हैं और उसमें दर्शा सकते हैं कि कौन सा देश किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, राइटिंग का आपको उसमें ध्यान रखना है, राइटिंग आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, एग्जामिनर के बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन का उत्तर दिया है, और खासतौर से आपको छोटे सवालों को अधिक सही करने का प्रयास करना है ताकि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे वाली क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, लगातार लिखने का प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। थैंक यू।